Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analysis our unit 12, that is rights and obligations, and the important issue related to the human trafficking. So let's start with introduction part, that what is the meaning of right? Friends, during the Greek period, Plato and Aristotle gave more emphasis on the role and responsibility of the state. Plato, for example, believes that the state alone can give justice and the individual has to perform his duty to the best of his ability. ठीक है, तो राइट के कॉन्सेप्ट में आपको क्या लिखना है कि ग्रीक पीरियड के टाइम पे अगर हम देखें, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने राइट जो है उसके बारे में बोला दैट स्टेट की जो रोल्स और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक पीपल को क्या करे, जो अधिकार हैं वो उनको प्रोवाइड करे। और प्लेटो ने ये भी बोला कि स्टेट सिर्फ अकेला ऐसा है जो जस्टिस डिलीवर कर सकता है, मीन जस्टिस समाज में न्याय जो है उसको वो ला सकता है। और सबसे मेन चीज़ कि एक हर एक इंडिविजुअल को वो अपॉर्चुनिटी देना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, जिसके तहत इंडिविजुअल पर्सन अपनी ग्रोथ करा सके, अपना डेवलपमेंट करा सके। Same John Locke also hold the view that all individuals are equal in the sense that they are born with certain, we can say, inalienable natural right. जॉन लॉक somehow natural right के बारे में बोलते हैं और वो कहते हैं कि natural right जैसे means the rights which are given by the God itself, or we can say by the nature itself, that right to life, right to liberty and right to property, these all right related to the natural right. सो जॉन लॉक ये बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल्स को कुछ राइट मिलते हैं बाय बर्थ, बाय नेचर, एंड ये उनका लॉक का पॉइंट हुआ। फिर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ऑन द अदर हैंड गिव ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू द राइट वाया द लीगल राइट। कि डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट्स में देखें तो लीगल जो राइट्स हैं, जो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट कानून के तहत जो लोग राइट्स प्रोवाइड करते हैं वो सभी को मिलते हैं। And human rights is one of the major concern in the recent time which applicable for the all humans in the world. So these right are also called the universal right. तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया कि राइट ग्रीक के टाइम से पूरा राइट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। फिर उसमें प्लेटो का हमने देखा कि उन्होंने कहा कि स्टेट का काम है जस्टिस को डिलीवर करना और हर एक इंडिविजुअल्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिससे कि वो अपना बेहतर परफॉर्म कर सके। जॉन लॉक उन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की। मॉडर्न डेमोक्रेटिक का हमने देखा जहाँ पे हर एक पर्सन को लीगल राइट कुछ मिलते हैं। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट देखा एंड सम कुछ अदर आप ऐसे इंडियन फिलोसफी का जो एक कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम, इज द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं राइट्स में। Next is friends, development of rights. So rights that exist in nature at the initial level of the development which was based on the religious belief and we can say the divine purpose. Starting में आपको पता ही होगा जब राजा थे, अगर मैं मिडल पार्ट मीन्स इनिशियल अगर उसमें हम बात करें कि राजा थे, चर्च अथॉरिटीज, ये सब आपको दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे राइट जो है वो इनिशियल फॉर्म मीन्स ह्यूमन की जो डेवलपमेंट हुई, नो डाउट बिल्कुल एंशियंट में मैं नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल एंशियंट में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं क्योंकि एंटायर पीपल फ्री थे, कहीं पे मूव करो, कोई ऐसा कोई स्टेट जैसी अथॉरिटी तो वहाँ पे थी नहीं। बट जब ये स्टेट एग्जिस्टेंस में आए उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, दैट ऑन दैट टाइम राइट्स एग्जिस्ट इन द नेचर, वी कैन से वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियन बिलीफ एंड डिवाइन पर्पज। कि जो स्टेट होता था मीन्स राजा, मोनार्क हम उसको कह सकते हैं, रूलर बोल सकते हो, किंग बोल सकते हो, तो उसको डिवाइन, उसको गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। और रिलीजन जो इंस्टीट्यूशन है जैसे चर्च हुए, ठीक है, इवन टेम्पल्स हुए, तो ये सब ब्राह्मण्स और चर्च में जैसे मैंने बताया ये सब क्या शो करते थे कि नहीं, जो किंग है वो भगवान का ही रूप है, इसीलिए आप उसका पालन करो, उसको फॉलो करो। तो ये सब मतलब हम बात करें तो जैसा वो चर्च डोमिनेट करता था, चर्च के जो रूल्स थे सोसाइटी को लेके, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हो तो उसमें 3 ऑर्डर की बात होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में आएगा प्रीस्ट वर्क पूरा,
सेकंड ऑर्डर में आएगा नोबिलिटी, जो नोबल पीपल हैं, और थर्ड ऑर्डर में आएगा नॉर्मल पीजेंट, वर्कर्स, फार्मर्स, ये सारे। तो वो समहाउ जो ऑर्डर सिस्टम था यूरोप में, वो हमारे यहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम हम कह सकते हैं, जिसमें वर्ण सिस्टम भी हम बोलते हैं। दैट इज सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। सो बेसिकली आपको ये लिखना है कि डेवलपमेंट में, कि इनिशियल टाइम में कैसे डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट था, दैट इज डिवाइन और रिलीजियन बिलीफ से उसको एसोसिएट करते थे। बट बाद में इनलाइटमेंट हुआ 16 to 18 सेंचुरी में, जिसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी हम बोलते हैं। वहाँ पे पहली बार ये क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं, जो ये चर्च है, जो रूलर हैं, इनको हमें फॉलो नहीं करना है। तो साइंटिफिक, मोर रैशनल, मोर लॉजिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया। बाद में कुछ वेरियस थिंकर आए, जैसे होब्स, लॉक, रूसो। उन्होंने भी कहा कि स्टार्टिंग में जो अधिकार थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में थे। इसका मतलब हम सिंपल सी बात करें कि इंसान पहले धीरे धीरे जब इंसान का इवोल्यूशन होता है, तो वो ना क्या करता है, वो हर चीज़ की तो रक्षा कर नहीं सकता था, मीन्स क्योंकि उसके पास खेत भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उसके पास और बहुत सारे आइटम थे। धीरे धीरे जब इंसान ने अपनी तरक्की की, तो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ये वर्ड आपको अक्सर सुनाई देगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ना पार्लियामेंट में, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम चुनते हैं तो हमारे बिहाफ पे वो रूल करते हैं और रूल्स फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें बनाते हैं। सो इस तरीके से आप लिखेंगे कि पहले राइट का कॉन्सेप्ट था रिलीजन बिलीफ्स के आधार पे, फिर इंटाइटलमेंट, रिफॉर्मेशन, ये सब मूवमेंट आए, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब पे जोर दिया गया। फिर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट आउट लिखेंगे। एंड बाद में अगर हम कहें कि कुछ अदर, जैसे जेम बेंथम और एडमंड बर्ग जैसे थिंकर्स भी आए, उन्होंने भी जो राइट्स हैं उसको हैप्पीनेस से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, हैप्पीनेस जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही सही मायने में आपके मेन राइट होने चाहिए। तो इस तरीके से, मतलब हमने पहले भी चैप्टर में राइट्स की डेफिनेशन देखी है, बट इसको इस रूप से आपको डेवलपमेंट के प्रोसेस को पूरा देखना है, ठीक है। हिस्टोरिकल जो थ्योरी ऑफ राइट है वो होल्ड करती है कि जो पहले ओल्ड वैल्यूज़, कस्टम, ये सब चीज़ें थी, वही सही मायने में राइट है, बट उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं हम कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है, सोसाइटी चेंज होती रहती है। सो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट आज के दिन उनकी रेलिवेंस नहीं है। तो ये पूरा आपने एक बेसिक सा राइट्स की पूरी डेवलपमेंट देखी कि कैसे अलग अलग थिंकर, अलग अलग स्कॉलर, और वी कैन से अलग अलग टाइम में राइट्स की जो डेफिनेशंस है वो भी हमें अलग अलग दिखाई देती है। आगे है कि राइट्स हैव न्यूमरियस इंटरप्रिटेशन, कि राइट को अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। उसमें कुछ आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे लास्की है, लास्की ने बोला कि राइट्स का मतलब ये वो सोशल कंडीशन क्रिएट करना जिससे इंसान अपने आप का बेस्ट डेवलपमेंट करा सके। टीएच ग्रीन ने ये बोला है कि राइट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इंसान का मोरल बीइंग, मीन्स खुद को अपलिफ्ट, खुद को मजबूत बनाने के लिए उसको अधिकार मिलने ही चाहिए। बेनी प्रसाद जो थे, उन्होंने बोला कि राइट्स आर वी कैन से दो सोशल कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये लास्ट की जैसा ही पॉइंट बोल रहे हैं समहाउ बेनी प्रसाद। वो कह रहे हैं कि राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप पर्टिकुलर थिंकर के अगर ये नाम को याद नहीं रख पाएँ तो भी कोई नहीं, आप काम करें, जैसे ऐसे कुछ याद रख लें कि बेनी प्रसाद हुआ, ठीक है, लास्की हुआ, रूसो, इस तरीके से, क्योंकि आपके आंसर में, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसी से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर यूनिट और इस पूरे एंटायर कोर्स के, और इवन जो भी मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, तो आप इजीली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या मेल करके 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आप नोट्स को बाई कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉपर आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, और लेक्चर सुनने के बाद अगर आप उस नोट्स को 5 से 10 मिनट पढ़ते हैं तो आपको ओवरऑल सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें, आप इतना एफर्ट्स कर सकते हैं, अगर इतना फाइनेंशियल स्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लेक्चर सुने फिर।
तो ये सब डेवलपमेंट मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स। सबसे पहले है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। इसका क्या मतलब है दैट नेगेटिव राइट्स आर रिलेटेड टू, वी कैन से एसोसिएटेड विद द नॉन इंटरफेरेंस। मान लो आप कह रहे हो कि मुझे अधिकार मिले कहीं पे भी जाने का, कहीं पे भी घूमने का, कुछ भी खाने का, कुछ भी पहनने का, और कोई मेरे ऊपर बाहर से मेरे को रोक टोक ना करे, ना फैमिली करे, ना सोसाइटी करे, ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ना गवर्नमेंट। सो ये जो आपने डिमांड उठाई है ये नेगेटिव राइट में आएगी, क्योंकि आप नॉन इंटरफेरेंस चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। मिस आप कह रहे हैं कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मेरी मर्जी, मैं 200 की स्पीड से चलाऊं या 300 की स्पीड से, तो ऐसा नहीं होगा। इंटरफेरेंस तो समहाउ करना ही पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। सो जो नॉन इंटरफेरेंस की अगर कोई भी आप बात करेंगे, ये राइट आपका हो सकता है, बिल्कुल होगा आपका, बट नेगेटिव राइट इसको हम कहते हैं। पॉजिटिव राइट्स का मतलब है दैट द आइडिया in which the responsibility of the state to secure the right of the individuals, जैसे चाहे उसमें लोगों के हेल्थ से रिलेटेड बेसिक उनको सहायता प्रोवाइड करना, वेलफेयर और वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम करना, हर एक इंडिविजुअल को कुछ सर्टेन राइट प्रोवाइड करना जिससे वो अपना डेवलपमेंट करा सके। सो दीज ऑल राइट रिलेटेड टू द पॉजिटिव राइट। सो ये फर्स्ट टाइप हुई नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स सिविल राइट। So civil right name already suggests that civil right are those right which provide opportunity to every person, and right to life, right to liberty, right to equality, all these rights are known as civil right। और civil right का मतलब ये है कि सभी लोग उसमें इक्वल हैं, so means हर एक ह्यूमन बीइंग इक्वल। फिर है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट का मतलब है द राइट्स विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, और वी कैन से प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोसेस। सो ये सब पॉलिटिकल राइट आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिकल राइट। इसका मतलब भी है कि दीज राइट्स प्रोवाइड द सिक्योरिटी और वी कैन से सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, दैट सभी को इक्वल फेयर मीन्स वेजेस इक्वल मिले, सभी को क्लोथ, बेसिक सुविधाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिले। तो ये सोसाइटी का सोशल राइट से रिलेटेड है। और इकोनॉमिकल मतलब सभी को इक्वल वेज, सभी को रेस्ट प्रॉपर, सभी को सोशल सिक्योरिटी, सभी को काम करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द टाइप्स सोशल इकोनॉमिकल राइट, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। तो ये पूरा राइट्स का टॉपिक हमने सारा समझा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशंस। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट ऑब्लिगेशंस मीन्स द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, कि ऑब्लिगेशंस का मतलब ये आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, वो ही ऑब्लिगेशंस है। सो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज वन ऑफ द best and fundamental issue of the political philosophy. It is primarily concerned with the question that how far, when and why an individual is obliged to obey the law and commands of the political authority. ठीक है ना, सिंपल से हम बात करें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, और उसमें इस क्वेश्चन पे जोर दिया जाता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो क्यों ऑब्लिगेशंस मीन्स क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, क्यों अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। और ओवर द सिंपल वे में हम समझें तो ऑब्लिगेशन एक कॉम्प्लेक्स हम उसको टॉपिक मान सकते हैं, जो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एक डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लिविंग इन द अरेबियन वर्ल्ड्स, अरब वर्ल्ड जो कंट्रियां हैं, वहाँ पे जो रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम, वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो वैल्यूज़ हैं, पूरा सिस्टम बिल्कुल अलग है। सो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, चाइना में जैसे वन पार्टी रूल है, तो वहाँ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो मीन्स चाइनीज़ पीपल की जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के प्रति, कि भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते आप, इवन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख भी नहीं सकते आप, पब्लिश नहीं कर सकते आप, बुक प्रिंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तालिबान में लोगों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसीलिए हमने समझा कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको एक सिंगल डेफिनेशन में हम नहीं मान सकते। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है,
बट हाँ ओवरऑल हम समझें तो ये जरूर है कि ऑब्लिगेशंस मीन्स समहाउ related to the duties and the responsibilities. Next is friends, what is the relationship between the rights and the obligations? So friends, rights and obligations are the reverse side of the same coin. मीन सिंपल सी बात है, मान लो आपको कोई अधिकार मिलता है, एक छोटी सी बात, आपको अधिकार है बोलने का, तो एक बात हो इसी के साथ ओब्लिगेशन भी तो है ना, क्या कि आपकी ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि किसी ऊंचाई कुछ भी गाली देना शुरू कर देंगे, है ना, सेम है। तो ये जो राइट्स एंड ओब्लिगेशंस है सम हाउ द सेम यू नो वी कैन से रिवर्स साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। टू पोजेस ए राइट यूजुअली प्लेसेस समवन एल्स अंडर एन ओब्लिगेशन, कि अगर आपको राइट को एंजॉय करना है तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी, या सेम उल्टा ले लो, आपके राइट की अगर मुझे रक्षा करनी है तो मुझे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना होगा। इन द सेम वे मुझे अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो उसके लिए आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी होगी, है ना। सो ये सेम कॉइन के ही रिवर्स साइड ऑफ द सेम कॉइन है। टू प्रोटेक्ट द लाइफ, राइट टू लाइफ, गवर्नमेंट हैव ऑब्लिगेशन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, है ना। अगर आपको लोगों को बचाना है, राइट टू लाइफ, कि लोगों को जीने का अधिकार, तो लोगों को पर्सनल सिक्योरिटी भी तो देनी होगी, है ना। मीन्स संविधान हमें ये कहता है कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार है। मान लो कोई इंसान अब बेचारे पास पैसा नहीं है, बीमारी से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, तो क्या स्टेट की ऑब्लिगेशन, स्टेट की ड्यूटी या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसकी हेल्प कराए? सो यहाँ पे भी हमें सेम दिखता है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर द रिवर्स साइड ऑफ द सेम कॉइन। सेम आप सिटीजनशिप हैं, आप सिटीजन हैं, किसी देश के नागरिक हैं, तो आपकी वहाँ पे भी ड्यूटीज़ बनती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप रिलेशनशिप में लिखेंगे। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, है ना। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस जो ऊपर भी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वहाँ का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, वहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अलग अलग है। सो फिर भी कुछ थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले थ्योरी है डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स मैज्योर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये थ्योरी ये कहती है दैट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस इज बोर्न आउट ऑफ द फियर एंड फोर्स। सिंपल सी हम पॉइंट आउट में बात करें, ये थ्योरी ये कहती है कि स्टेट भी सबसे पावरफुल है और आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना ही होगा, ठीक है। ये एग्जांपल आप ले सकते हो चाइना का। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स मेजर का मतलब ये है कि वहाँ पे वो गवर्नमेंट या खुद वन पार्टी रूल ही वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली है कि लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है, अगर लोगों ने आवाज़ उठाई तो कुचल दिए जाएंगे। सो वहाँ पे चाइनीज लोगों के लिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कैसे अराइज हुई? बोर्न आउट ऑफ द फियर एंड फोर्स, भय से, दबाव से, उसके कारण वहाँ के लोगों को अपना पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, अपनी जो ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभानी ही पड़ेंगी। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स मेजर। नेक्स्ट है डिवाइन राइट थ्योरी। ये पहले होती थी जब राजा को आप भगवान मानते थे और लगता था कि जो रूल कर रहे हैं महाराजा, राजा, रूलर्स, वो सब गॉड की विश पे ही कर रहे हैं। तो ये डिवाइन राइट थ्योरी उस समय इसकी रेलिवेंस थी, ठीक है ना। तो जैसा मीन्स उसमें बोला जाता था, मीन्स राजा जो बोलता था प्रजा वैसा ही पीछे फॉलो करती थी उनको, ठीक है ना। ये है डिवाइन राइट्स थ्योरी। और इस थ्योरी को इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कौन करते हैं? क्योंकि आज के दिन इसकी रेलिवेंस है नहीं, तो इस थ्योरी को होब्स और ग्रोटिस एंड लॉक, जॉन लॉक जो है वो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। कंजर्वेटिव थ्योरी नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें मेन ये क्या करते हैं? ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने की बात करते हैं। सिंपल से हम बात करें, जैसे तालिबान है, वो अपने वहाँ पे वुमेन को बिल्कुल मस्जिद में अलाउड नहीं है, वहाँ पे वुमेन को एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बिल्कुल कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल रूढ़िवादिक इस्लामिक आइडियाज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटिव थ्योरी जो है वो है दैट ये सोसाइटी को, इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात नहीं करते, ओल्ड ट्रेडिशंस जो हैं और जो कस्टम्स हैं उन्हीं को ये सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिलेटेड टू द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, जिसके तहत क्या होता है कि आपको पता है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं,
ठीक है ना, तो हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। और लॉक, रूसो और हॉब्स, इन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को सपोर्ट किया था और इन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारे बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना और रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है हमारे लिए काम करना। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मीन्स बोथ पर्सन्स, बोथ पार्टी है सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट है आइडियलिस्टिक थ्योरी। ये क्या कहती है? ये कहती है दैट वी कैन से दैट अनकंडीशनल एंड अनलिमिटेड ऑब्लिगेशंस की ये बात करते हैं और हैगल इसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इसमें सिंपल हम समझे तो ही गिव ए रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। आइडियलिस्टिक जो थ्योरी, जो थिंकर है, वो कहते हैं कि राज्य, स्टेट ही सबसे पावरफुल अथॉरिटी है और स्टेट ने जो बोला वो आपको करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, राजा जो बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। वो डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हमने देखा था। ये आइडियलिस्टिक थ्योरी का मतलब है कि राज्य है, उस राज्य में फिर कोई भी हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी राजा हो, चाहे कोई भी हो, स्टेट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी और स्टेट ने जो चीजें बोल दी वो आपको फुलफिल करनी ही होंगी। ठीक है ना, तो ये आइडियलिस्टिक थ्योरी है और इसको सपोर्ट करते हैं हैगल। एंड इसके अलावा टी.एच. ग्रीन, ये क्या है? ये कहते हैं कि आइडियलिस्टिक जो ट्रेडिशंस हैं उसको कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अनकंडीशंस आप मत लगाइए, आप लोगों को ऐसे मत कहिए कि करना ही पड़ेगा। जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये इन्फोर्स बाय लॉ नहीं है। मीन्स हमें बोला गया है कि हम अपने देश का कभी नाम खराब ना करें, देश के खिलाफ ना बोलने, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब की रिस्पेक्ट करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स बनाए रखें। ये सारी ड्यूटीज है हमारी, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे बात यही आती है कि जो टी.एच. ग्रीन वो यही कहते हैं कि स्टेट ने हमें कुछ ड्यूटीज दी हैं, ये बिल्कुल सच बात है, बट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो आइडियलिस्टिक थ्योरी वाला नहीं है, वो फ्लेक्सिबल थ्योरी, आप उसको थोड़ा समझ सकते हो कि हमारे यहाँ नो डाउट हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना होता है, बट नॉट इन ए रिजिड वे, बट इन ए फ्लेक्सिबल वे में हमें उसको फॉलो करना होता है। ये होता है आइडियलिस्टिक थ्योरी का पूरा। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है इसको आपको ख़त्म करना होगा और फिर एक ऐसी समाज आएगा, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी जहाँ पे सभी इक्वल होंगे, है ना। मीन्स मार्क्सिस्ट ये कहते हैं दो टाइप के ही पीपल हैं दुनिया में, एक के पास हैव और एक के पास हैव नोट्स। हैव मतलब जिनके पास है कोई चीज़ें और हैव नोट्स जिनके पास चीज़ें नहीं है, है ना। तो हैव और हैव नोट्स का जो डिफरेंस है, मीन्स रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंस है उसको रिमूव करके एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ऑल पीपल आर इक्वल, सो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये ऑल पॉइंट्स ऑफ थ्योरीज मैंने आपको बताई। इसमें एक लास्ट थ्योरी है वो है एनार्किस्ट थ्योरी। ये वो लोग होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, जो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। मार्क्स भी रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखें, लेकिन ये एनार्किस्ट जो है ना, ये आप समझो जैसे नक्सल, आपने सुना होगा ये वर्ड, जो गवर्नमेंट के खिलाफ ही पुलिस वालों को मार देंगे, वहाँ के सीआरपीएफ जवानों को मार देंगे। सो एनार्किस्ट व्यू होल्ड दैट द सोसाइटी कैन एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट द अथॉरिटी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये एक तरीके की ऐसी अथॉरिटी की कामना करते हैं जहाँ पे कोई हमारे ऊपर बॉस हो ही ना, तो ये तो पॉसिबल फ्रेंड्स नहीं है। सो खैर ओवरऑल अगर आपको, मैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा था, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हमने देखा है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि हर एक जो स्टेट, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अभी इतनी सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि एनार्किस्ट थ्योरी, मान लो कहीं कोई ऐसा भी ट्राइबल पीपल या ऐसा कोई एरिया भी होगा जहाँ पे कोई अथॉरिटी है ही नहीं, अपना नॉर्मली जो आपको करना है करो, एनार्किस्ट थ्योरी भी आपको दिख जाएगी कहीं कहीं पे। मार्क्सिस्ट थ्योरी को भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा ऊपर जो मैंने बताया था आपको अदर थ्योरी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हुई, ठीक है, कंजर्वेटिव थ्योरी, डिवाइन राइट्स, है ना, ये सारी जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड ही थ्योरी है फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
और ये सब अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आपको नोट्स मिल भी जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप या मेल पे मैसेज कर सकते हैं। ओनली 10 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और उसमें फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा इग्नू के मटेरियल में। आप सीधा अपना नोट्स को मीन्स लेक्चर सुन के और फिर नोट्स को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपका 110% बेस्ट एग्जाम जाने वाला है। फिर आपके पास इतना कंटेंट होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आप ले सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अब टॉपिक देखते हैं। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इट मीन्स द ट्रेड ऑफ ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअली स्लेवरी और कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ही है इंसान की खरीद और फरोख्त में ट्रेड करना, ह्यूमन का ट्रेड करना, इंसान को बेचना लेबर्स के लिए, गुलाम बनाने के लिए, या फिर मेन आजकल तो सबसे मेन है सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल एक अगेंस्ट जाके काम करता है। तो यहाँ पे स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर है, सिविल सोसाइटीज़ जैसे एनजीओ और अदर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज जो सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस मीन्स निगरानी रखे और सोसाइटी में ये काम ना होने दें। सबसे बड़ी जो दिक्कत है फ्रेंड्स वो लड़कियों के साथ होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में गरीब जो लड़कियां हैं और इवन कई बार तो अच्छे फैमिली से भी लड़कियों को उठा के या फिर एक तरीके से काम के बहाने कि आपको काम दिलाएंगे और वो बहुत ही गलत रास्तों पे उनको भेज देते हैं और फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ द मोस्ट कंसर्निंग और वी कैन से द मोस्ट वी कैन से द क्या कह सकते हैं उसको कि एक बहुत ही चिंता, कंसर्न, हम ऐसे कह सकते हैं मोस्ट कंसर्न टॉपिक है ये हमारे लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के टाइम पे। फिर आते हैं कि कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि क्या कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो सबसे पहला तो वही है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल फैक्टर, पॉवर्टी मैंने बताया। इसके अलावा कई बार जो बहला फुसला के भी ये चीज़ें होती हैं कि पता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है कहीं पे, उनको बोला कि हम आपको काम दिला देंगे, लेकिन बाद में उनके पासपोर्ट या वीज़ा वगैरह रख लिए। ये खासकर तब होता है जब कोई लड़की दूसरे देश में जा रही है, तो ये सब वहाँ पे होता है। इसके अलावा दूसरा है कि कई बार सिविल वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभी ले लो यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के जो लोग घर छोड़ना पड़ रहा है जिनको, वो मजबूरी में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उनका फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन, कोई मदद के नाम पे मदद करता है लेकिन आप उसको एक्सप्लॉयटेशन भी लोग करते हैं। फिर फिल्म इंडस्ट्री आपने देखो जरूर सुना होगा, आप सभी इतने तो अवेयर हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसी मूवी नहीं मिल जाती आपको। स्पेशली एक्ट्रेस जो है उनको तो बहुत सारा मतलब गलत तरीकों से जाके उनको फिल्म्स ऑफर होती है फिर बाद में। सो ये भी एक तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। ज़रूरी नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि जो आप किसी को बंद उसमें ही रखो, नहीं, बात यह है कि यहाँ पे ह्यूमन का ट्रेड हो रहा है ना। तो ये सब कारण है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। नेक्स्ट है जैसे कई बार क्लाइमेटी, कोई जैसे नेपाल में 2015 में डिजास्टर आया, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज़ इंक्रीज पर्टिकुलरली इन द नेपाल विच अफेक्टिंग द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस एंड द सोशली और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो नेपाल में जो ये पूरा जो अर्थक्वेक आया उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं और स्पेशली जो चिल्ड्रंस, लड़कियां, छोटी बच्चियां, औरतें, वो सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पाए गए। तो ये भी एक कारण है, मीन्स नेचुरल क्लाइमेटी। इसके अलावा एक रिपोर्ट है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बताती है दैट 20,000 वुमेन एंड चिल्ड्रन नियरली विक्टिम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ईच ईयर। ये तो वो है फ्रेंड्स जो रिकॉर्ड डाटा गवर्नमेंट के पास है। आप सोच के देखो कितनी सारे ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब कितने ऐसी संख्या होगी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बच्चियां फंसी हुई हैं, ठीक है ना। साउथ एशियन कंट्रीज़ में और बुरा हाल है कि वहाँ पे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ज़्यादा लेवल पे होती है, ठीक है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स, ये आपकी इग्नू वाली बुक में नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कॉज और ये सब नहीं है, ये मैं नोट्स में प्रॉपर रिसर्च करके मैंने डाले हुए हैं। तो आपके इग्नू वाले मटेरियल में ये कॉज नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आप कॉज और ये सब आप लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको बिल्कुल उसके अगेंस्ट बात करता है। मीन्स हमारे यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर हमें कंट्रोल करना है तो सिविल सोसाइटीज़ एंड
जो एनजीओज, स्टेट एंड हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं जैसे पुलिस, इन सबको भी परफॉर्म करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, तभी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं। सो एक अफेक्टिव लीगल वॉच सिस्टम हमें एस्टेब्लिश करना होगा फॉर मॉनिटरिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें ही कवर हो रही हैं, ठीक है। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच। बड़े सपने देखें, खूब सारी मेहनत करें, और लड़कियों की और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।